आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वैज्ञानिकों का दावा, टोंगा ज्वालामुखी भयानक विस्फोट के समान। बेटी के अपहरण मामले में एक्शन में पुलिस, सपा प्रमुख के काफिले के आगे आत्मदाह करने कूद गई थी मां। बिहार में छात्रों का बड़ा बवाल, पटना कुर्ला एक्सप्रेस में लगाई आग, राजधानी व संपूर्ण क्रांति रद्द। 24 घंटे में 2,50,000 नए मामले, 607 लोगों की मौत, बीते दिनों के मुकाबले करीब 53,000 केस हुए कम। कांग्रेस प्रत्याशियों की आई लिस्ट, हरीश रावत और अनुकृति गुसाई को भी टिकट। महंगाई के सवाल पर कैसे भड़के बाइडेन, पत्रकार को कहा स्टूपिड सन ऑफ बिच। ताइवान के रक्षा क्षेत्र में चीन ने भेजे दर्जनों लड़ाकू विमान। अक्षय कुमार ने मुंबई में खरीदा 7 करोड़ 80 लाख का घर, बेडरूम से लेकर लिविंग एरिया तक सब कुछ है क्लासी। नई फिल्म की प्रमोशन में जुटी अनन्या पांडे और सिद्धार्थ चतुर्वेदी। और आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ ने घोषित किया टीम का नाम, लोगों की पसंद से किया फैसला। टोंगा में ज्वालामुखी फटा, तेज धमाका हुआ और फिर ऊंची ऊंची लहरें उठी और इसका असर वहां से 10,000 किलोमीटर दूर पेरू में भी हुआ। पेरू में तेल टैंकर लीक होने की वजह से वहां के बीच प्रभावित हुए और सफाई के लिए आपातकाल घोषित कर दिया गया। ये ज्वालामुखी बीते कई दिनों से धधक रहा था और यहां से निकली राख ने आसपास के कई द्वीपों में कहर बरपाया। ज्वालामुखी विस्फोट कितना भयंकर था, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि नासा ने इसे परमाणु बम विस्फोट से भी अधिक ताकतवर बताया है। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के काशीराम की रहने वाली रीता देवी ने सदर कोतवाली में एक तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें 8 दिसंबर 2021 को उसकी 22 वर्षीय बेटी का अपहरण करने की बात लिखी गई थी। साथ ही मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया था। आरोप था कि राजोल सिंह उर्फ अरुण सिंह पुत्र फतेह बहादुर निवासी कल्याणी देवी थाना कोतवाली अपने कई साथियों के साथ बाजार जाते समय जबरदस्ती अपहरण कर लिया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन स्वर्गीय सपा नेता फतेह बहादुर सिंह पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री होने के चलते पुलिस उनसे मिली हुई है। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले में अपहरण समेत SC, ST और मारपीट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। रेलवे की NTPC यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सोमवार को हजारों की संख्या में परीक्षार्थी राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंच गए। दोपहर बाद 2:30 से ही अप व डाउन ट्रैक को जाम कर दिया गया। शाम तक अफरा तफरी की स्थिति रही। प्रदर्शन के कारण कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया तो राजधानी और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया। रात में उग्र छात्रों ने राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स में खड़ी कुर्ला एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगा दी। हालांकि इस दौरान ट्रेन में कोई यात्री नहीं बैठा था, इससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। आरा में भी छात्रों ने बवाल शुरू कर दिया। देश में लगातार चौथे दिन नए कोरोना केस घटे हैं। सोमवार को 2,52,774 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 2,66,000 लोग ठीक हुए, जबकि 607 लोगों की मौत हुई है। पिछले दिनों के मुकाबले नए संक्रमितों में करीब 53,000 की कमी आई है। देश में फिलहाल कुल एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 22,28,000 है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सोमवार को 11 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की लिस्ट में रामनगर से हरीश रावत और लैंड डाउन से हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई रावत को टिकट दिया गया है। दरअसल हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई उत्तराखंड में लैंड डाउन सीट से दावा ठोक रही थी। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को 11 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम भी शामिल है। अमेरिका में बढ़ती महंगाई पर सवाल पूछने पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार को गाली दे दी। दरअसल पत्रकार ने बाइडेन से पूछा कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई से मिड टर्म इलेक्शन में आपकी पार्टी का कितना नुकसान होगा। इस पर बाइडेन ने कहा कि इससे नुकसान नहीं, फायदा होगा और इसके बाद उन्होंने पत्रकार को स्टूपिड सन ऑफ बिच कहा।
ताइवान के अधिकारियों का कहना है कि दर्जनों चीनी लड़ाकू विमान उसके हवाई क्षेत्र में फिर से दाखिल हुए। ताइवान ने भी विमानों को घेरने और अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली को सक्रिय करने के लिए लड़ाकू विमान आसमान में उड़ाए। ताइवान ने रविवार को एक बम वर्षक सहित अपने दक्षिण पश्चिमी वायु रक्षक क्षेत्र में 39 चीनी लड़ाकू विमानों के साथ एक प्रवेश की खबर दी। ताजा घटनाक्रम पर बीजिंग की ओर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। द्वीप का ADIDD प्रादेशिक हवाई क्षेत्र के समान नहीं है, बल्कि स्वघोषित हवाई क्षेत्र है जिसकी निगरानी राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाता है। चीनी ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है और अगर जरूरी हो तो वह बलपूर्वक द्वीप को अपने क्षेत्र में एकीकृत करने का प्रण लिया है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दी है। उन्होंने फिल्म सौगंध से फिल्म इंडस्ट्री में बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया था। 3 दशकों से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभिनेता का चार्म अभी भी उनके फैंस के लिए खत्म नहीं हुआ है और वह लगातार अपनी फिल्मों से अपने प्रशंसकों का प्यार कमा रहे हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार ने 3 दशकों की कड़ी मेहनत के बाद दुनिया भर में अपना नाम कमाया है। वह एक फिल्मों के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। कुछ फिल्मों में वह प्रोड्यूसर के साथ बराबर का प्रॉफिट भी कमाते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अभिनेता के पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। 260 करोड़ रुपए के प्राइवेट जेट से लेकर शानदार गाड़ियों तक उनके पास काफी प्रॉपर्टी है और हाल ही में अभिनेता ने अपनी प्रॉपर्टी का विस्तार करते हुए मुंबई में एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है। इन दिनों अनन्या पांडे अपनी फिल्म गहराइयां को लेकर सुर्खियों में है। सुकून बत्रा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और धैर्य करवा भी लीड रोल में है। गहराइयां अनन्या पांडे के किरदार के लिए एक बड़ी फिल्म साबित हो सकती है, इसलिए वो जोर शोर से फिल्म का प्रमोशन करती दिखाई दे रही है। फिल्म प्रमोशन का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। दीपिका पादुकोण, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, धैर्य करवा और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म गहराइयां 11 फरवरी 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। फिल्म रिलीज में अब काफी कम वक्त बचा है, इसलिए फिल्म की स्टार कास्ट इसके प्रमोशन में किसी तरह की कमी नहीं रखना चाहती है। हाल ही में प्रमोशन के सिलसिले में दीपिका, सिद्धांत और अनन्या मुंबई के ताज लैंड एंड होटल पहुंचे थे। अगले महीने होने जा रही IPL की मेगा नीलामी से पहले टूर्नामेंट को लेकर बड़ी खबरों का सिलसिला पहले से ही आना शुरू हो गया है। अब इसी कड़ी में नई टीम लखनऊ ने अपनी टीम के नाम का ऐलान कर दिया है। लखनऊ फ्रेंचाइजी ने कुछ ही दिन पहले KL राहुल को आधिकारिक तौर पर अपने कप्तान बनाने की घोषणा की थी, तो गौतम गंभीर काफी पहले से ही बतौर मेंटोर टीम से जुड़ चुके थे। इसी के बाद से तमाम फैंस और मीडिया में इस बात का इंतजार था कि दोनों नई टीमों के नाम क्या होंगे। अब शुरुआत हो चुकी है और गोयनका ग्रुप के चेयरमैन संजीव गोयनका ने टीम के नाम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि समूह के नाम के लिए लोगों से राय मांगी गई थी। इसके तहत फैंस के लिए एक प्रतियोगिता नाम बनाओ नाम कमाओ रखी गई थी, जिसके लिए प्रशंसकों की जबरदस्त प्रतिक्रियाएं मिली और इसी के बाद ही सबसे ज्यादा वोट लखनऊ सुपर जायंट्स के नाम को मिले और फिर ग्रुप ने इसी नाम पर मुहर लगा दी। नाम का ऐलान होते ही यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और चर्चाओं का विषय बन गया।